एल्सिनोर महल की ठंडी मतलब एकदम सुनसान छत पर डरी हुई हालत में पहरेदार खड़े हैं और धुंध के बीच अचानक एक साया उभरता है, एक भूत। हाँ, बिल्कुल फिल्म वाले सीन की तरह। वही ना। तो यहाँ एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में वहां कोई पारलौकिक शक्ति थी या फिर ये सिर्फ दुख में डूबे प्रिंस हैमलेट के दिमाग का वहम था। ये सवाल तो सच में बहुत गहरा है। सही बात है। तो आज हम 1600 और 1601 के दौरान लिखी गई इस मशहूर ट्रेजेडी के मूल स्रोतों का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हम सैक्सो ग्रामेटिकस की 12वीं सदी की कथा हैमलेट और जो अब खो चुका है यानी हैमलेट, उन सब के बारे में बात करेंगे। और उन्हीं के हवाले से हम इस कथा के पागलपन, बदले की आग और मौत के मायनों को गहराई से समझेंगे। शुरुआत ही देखिए, दिमाग के एक अजीब खेल से होती है। हाँ, शुरुआत तो काफी डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल, क्योंकि हैमलेट का जो ट्रॉमा था वो बहुत गहरा और एकदम जायज था। पिता की मौत को अभी कुछ ही हफ्ते बीते थे और उसके चाचा क्लॉडियस ने न सिर्फ गद्दी हथिया ली बल्कि उसकी मां जर्ट्रूड से शादी भी कर ली। हाँ, सिर्फ कुछ ही हफ्ते बाद। वही तो। इस फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन वाली गहरी निराशा के बीच उस भूत का आना पूरी कथा का रुख ही मोड़ देता है। मुझे तो ये बिल्कुल किसी ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसा लगता है, जहां अकेला चश्मदीद गवाह खुद मरने वाले का भूत है। हाँ, ये ट्रू क्राइम वाला एंगल सच में काफी दिलचस्प है ना? भूत दावा करता है कि जिस सांप ने पिता की जान ली, आज वही उनका ताज पहने हुए है, यानी क्लॉडियस ने जहर दिया था। इसके बाद हैमलेट बदला लेने की कसम खाता है और पागलपन का नाटक, जिसे एंटिक डिस्पोजिशन कहा गया है, वो शुरू करता है। सही कहा। पर सच कहूं तो मैं इस बात को पूरी तरह नहीं मान पा रही। क्या वो वाकई सिर्फ नाटक था? क्योंकि आगे चलकर हैमलेट के इमोशंस बहुत हद तक बेकाबू और असली लगते हैं। तो यही तो इस मास्टरवर्क की सबसे बड़ी कश्मकश है, अपीयरेंस और रियलिटी के बीच की, यानी दिखावा और सच्चाई के बीच का धुंधलापन। अच्छा, थोड़ा और समझाइए इसको। देखिए, जो मूल स्रोत था हैमलेट, उसमें हीरो का पागलपन जिंदा रहने की एक चाल थी। पर यहाँ कहानी अलग है। एक पॉइंट के बाद हैमलेट का बनावटी पागलपन उसके असली दुख और ट्रॉमा में इस तरह घुल-मिल जाता है कि ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि नाटक कहाँ खत्म हुआ और सच्चाई कहाँ शुरू हुई। ओह, मतलब सच और झूठ मिल गए हैं और इसी कंफ्यूजन के बीच राजमहल के अंदर जासूसी का एक अलग ही खेल चल रहा है। हाँ, सब एक दूसरे पर नजर रखे हुए। वही सलाहकार पोलोनियस अपने बेटे लेयटीज को बड़ी-बड़ी सीख देता है कि टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, पर खुद दूसरों की जासूसी करता है। अपनी बेटी ओफिलिया को हैमलेट से दूर कर देता है। और उधर क्लॉडियस भी सच निकलवाने के लिए हैमलेट के दोस्तों रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को लगा देता है। लेकिन हैमलेट अंधविश्वास पर सिर्फ आंख बंद करके बदला नहीं लेता। वो द मर्डर ऑफ गोंजागो नाम का एक नाटक करवाता है, जो असल में एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। उसे सबूत चाहिए। बिल्कुल, और इसी नाटक को द माउस ट्रैप कहा जाता है। जब गिल्ट, मेरा मतलब है अपराध बोध, पर आईना दिखाया जाता है तो इंसान का अचानक आया रिएक्शन उसकी सच्चाई बयान कर देता है। हाँ, और क्लॉडियस जब देखता है कि नाटक में राजा को ठीक वैसे ही जहर दिया जा रहा है, तो उसकी घबराहट हैमलेट के सामने उसका जुर्म साबित कर देती है। वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। पर यहाँ आकर मुझे एक अजीब फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब इस सबूत के तुरंत बाद हैमलेट क्लॉडियस को अकेले में दुआ मांगते हुए देखता है। तलवार उसके हाथ में है, वो चाहता तो उसे वहीं खत्म कर सकता था। हाँ, उसके पास तो पूरा मौका था। पर वो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पापी को दुआ मांगते हुए मारा तो वो सीधे स्वर्ग चला जाएगा। ये एक्शन के मुकाबले इनएक्शन, यानी बिना कुछ किए सिर्फ सोचते रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि बदले का ये कैसा नियम है। और इसी देरी का नतीजा पूरी कहानी को एक अंधेरे मोड़ पर ले जाता है। देखिए, जब हैमलेट बिना सोचे एक्शन लेता है तो वो पर्दे के पीछे छुपे पोलोनियस को क्लॉडियस समझकर मार डालता है। बाप रे, वो सीन तो बहुत शॉकिंग था। वही, और ये ट्रैजिक मिस्टेक दिखाती है कि ज्यादा सोचना जितना खतरनाक है, गुस्से में अचानक उठाया गया कदम उससे भी ज्यादा तबाहीकारी हो सकता है। एकदम सच बात है। और इसी तबाही से बचने के लिए क्लॉडियस हैमलेट को मरवाने इंग्लैंड भेजता है। पर हैमलेट देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स पर विश्वास करते हुए चिट्ठी बदलकर रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को ही मरवा देता है। हाँ, वहां उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है
और जब वो वापस आता है तो कब्रिस्तान वाले सीन में हमें एक अलग ही ठहराव दिखता है। हाँ, वो जेस्टर यॉरिक की खोपड़ी को हाथ में लेकर वो टू बी और नॉट टू बी के उस मायने को समझता है कि मौत की सच्चाई कितनी भयानक रूप से आम है। देखिए, वो सीन मौत को एक ग्रेट इक्वलाइजर के रूप में दिखाता है। चाहे आप राजा हों या लोगों को हंसाने वाले, मौत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सबको एक ही मिट्टी में मिलना है। और इसी मिट्टी में मिलने का क्रम उस आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले तलवारबाजी के सीन में पूरा होता है, क्योंकि ओफिलिया तो पहले ही दुख में डूबकर मर चुकी है। हाँ, और क्लॉडियस लियर्टीज के साथ मिलकर जहर वाली तलवार और प्याले का ट्रैप सेट करता है। पर किस्मत का खेल देखिए, गर्ट्रूड गलती से वो जहर वाला प्याला पी लेती है। बाप रे, पूरा केओस मच जाता है वहां। बिल्कुल केओस, और उसमें तलवारें बदल जाती हैं। लेयर्टीज और हैमलेट दोनों उसी जहरीली तलवार से घायल होते हैं। आखिरकार हैमलेट क्लॉडियस का अंत कर ही देता है, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हाँ, कोई बचता ही नहीं है। सही कहा। द रेस्ट इज साइलेंस अपने दोस्त होरेशियो के सामने कहे गए इन आखिरी शब्दों के साथ एक पूरा राजवंश मौत के तांडव में निगल लिया जाता है। सुनकर ही कितना अजीब लगता है। डेनमार्क का खाली राज अब फोर्टनब्रस को मिल जाता है। कहानी यहाँ रुक जाती है, पर एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। कैसा सवाल? यही कि हैमलेट ने बदला तो ले लिया, पर इस कोशिश में उसने अपने दोस्तों, अपनी प्रेमिका और पूरे परिवार को मिटा दिया। तो क्या सच में ये किसी तरह का इंसाफ था, या एक बेमतलब का खूनी खेल जिसमें डेनमार्क की गद्दी बिना किसी लड़ाई के सीधे दुश्मन के हाथों में सौंप दी? ये वाकई सोचने वाली बात है। उसकी देरी उसकी ताकत थी या उसके विनाश का कारण? इस पर लंबा विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस सवाल को हम आपके विचार के लिए यहीं छोड़ते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल है तो ओरिसा इडवेंसर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहें।